हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। ये है हमारा 50 पेपर का सेट जो कि टेक्निकल ट्रेड के लिए है, ठीक है। तो इनमें से हम जो अभ्यास पेपर सेट नंबर 1 है उनमें से मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। 26 से लेकर 40 तक यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 26 से लेकर 40 तक तो उसका हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 329 में बेचने पर दुकानदार को 6% की हानि हुई है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये उसने 6% की हानि में बेच दिया, तब उसे कितने में वो उसने बिका? 329 में। यानी कि ये क्या है मेरे दोस्त? 329 है, वो क्या है? उसका विक्रय मूल्य है। क्या है मेरे दोस्त? विक्रय मूल्य। अब उसे प्रतिशत ऑफ लॉस दे दिया हुआ है 6%। तो आप उसे 2 से 3 दो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो पहला तरीका जो कि बेहद ईजी है। देखो कोई एक वस्तु है, उसकी क्रय मूल्य कितनी दी हुई है? फॉर एग्जांपल एक्स दी हुई है, एक्स हमें फाइंड करनी है। अब उस वस्तु पे क्रय मूल्य पे उसे 6% की हानि हुई है। देखो जब 100% पे हानि होती है मेरे दोस्त, तो उसे कितने 100 पे 6% की हानि हुई, यानी कि उसे 94 में वो पड़ा होगा। तो इसी प्रकार हम इस प्रकार से करेंगे और उसके बराबर 329 कर देंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। इसमें सिंपली कुछ नहीं किया, त्रिराशि का लॉ जो है वो उसने यूज़ किया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब क्या करना है, x इज इक्वल टू कितना आएगा? 329, उसका गुणा 94, सॉरी उसका गुणा 100 बटे में आएगा 94। अब आगे क्या होगा? तो ये 2 से चला जाएगा 50 बार, ये 2 से चला जाएगा, 2 गुणा 4 करेंगे तो 8 और 2 गुणा 7 करेंगे तो अब देखो ये 47 से ये 329 चला जाएगा 7 बार, और 7 गुणा 50 करेंगे तो कितना आएगा? 350 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और यही क्या होगा? इसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। दूसरा भी एक तरीका है, इसे आप फॉर्मूला की तरह कर सकते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ लॉस का फॉर्मूला लगाना है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य, उसका गुणा 100 कर देंगे। क्रय मूल्य फाइंड करना है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? इस एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 27 नंबर का क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दी हुई है? एक लंबाई एल है 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई को हम बी कहेंगे 15 सेंटीमीटर। लंबाई और परिमाप का अनुपात कितना होगा? परिमाप कितना होगा मेरे दोस्त? उसका 2l+b। ये तो सबसे आसान है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो 2l+b यानी कि 25 + 15 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 40 आएगा। तो 40 गुणा 2 करेंगे तो 80 आएगा। तो ये इसका कितना आएगा? परिमाप आएगा। अब हमें लंबाई और परिमाप 80 है, लंबाई कितनी है? 25 है। तो 25/80, तो ये 5 से चला जाएगा 5 बार, और 5 से चला जाएगा ये 16 बार। तो 5×16 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते देखो 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक आदमी को एक वस्तु 336 में बेचने पर 36 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे देखो 36 रुपये का लाभ हुआ है, ना कि प्रतिशत में दिया हुआ है। देखो 336 में बेचा, तब उसे 36 का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य उसका 300 रुपीज़ होगी, ठीक है। अब देखो उसे 36 का लाभ होता है, तो वो 336 में बेचेगा, तो ये उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो उस वस्तु को, तो ये जो क्रय मूल्य वाली वस्तु है, इस पर उसे 15% का लाभ चाहिए, तो कितना 15% का लाभ चाहिए, तो वो कितने में बिकेगा? ठीक है, हमें विक्रय मूल्य फाइंड करना है। तो सिंपल है, तो ये 300 रुपये से उसका 15% निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ देंगे, तो वो उसमें इतने रुपये में बिक देगा, ठीक है। इसके अलावा आप इस तरफ से भी कर सकते हैं। देखो 300 रुपीज़ की चीज़, अब देखो 100 रुपीज़ है, उस पर उसे 15% का लाभ होता, तो वो 115 में बेचता। इसी प्रकार 300 रुपीज़ है, तो वो कितने में बेचेगा? तो इस प्रकार से आपको करना है। 115 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणा 5 करेंगे तो 5, 15 आएगा, नीचे 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3, 345 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 29 नंबर का क्वेश्चन है, कितने समय में 4000 मूलधन 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखो तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है? मूलधन है यानी कि ये पी दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर दी हुई है यानी कि ये आर दिया हुआ है, ये आई दिया हुआ है। हमें क्या
ज्ञात करना है मेरे दोस्त, कितने समय में, यानी कि हमें एन ज्ञात करना है। तो आई इज इक्वल टू पी आर एन बटे में 100, ये फॉर्मूला आप सबको आता ही होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू कितना है, यानी कि साधारण ब्याज 1200 है, पी हमारे पास कितना दिया हुआ है, मूलधन 4000 दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है 12, एन नहीं दिया हुआ है, ये तो फाइंड करना है। इस प्रकार से ये आ गया। अब सिंपली सॉल्यूशन कर देना है। 12 से ये कितनी बार चला जाएगा, 12 से ये 10 बार चला जाएगा, तो 10/4 वो कितना होगा, हमारा एन होगा। तो एन कितना आएगा, 2.5 ईयर। ये वर्ष में होगा, एन हमेशा किस में होगा, वर्ष में होगा। यदि यहाँ पे आपको महीने में दिया हुआ हो तो महीने में आप किस प्रकार से करेंगे, तो 2.5 वर्ष तो कितना महीना होगा, देखो 2 वर्ष में कितना महीना होता है, 24 महीना होता है, और 1 वर्ष का आधा यानी कि 6 महीना एक और ऐड कर देना है, यानी कि ये 30 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 30 महीना, सॉरी 24 महीना और 6 महीना और ऐड कर दें, यानी कि 30 महीना इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी 2.5 वर्ष, या फिर आप 30 महीना कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 3 साल के लिए, जिसमें पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के लिए 12% की दर से 6000 रुपीज़ पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करना है, 3 साल के लिए कहा है कि किस पर, देखो 6000 रुपीज़ पर फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, देखो इसका गुणा करना है। 8% पहले साल के लिए 8% है, यानी कि इसको 108 बटे में 100 कर देना है। 3 साल के लिए, इसलिए अब दूसरे साल पर कितना 10%, 110 बटे में 100 कर देना है। उसी प्रकार 112 बटे में 100 कर देना है। अब कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन करना है, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो इन सभी का गुणा करना है, उसके बटे में 100 करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार, देखो ये आपको मेथड याद रखनी है, ठीक है। अब आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, दूसरे तरीका नहीं, लेकिन इसके जैसा ही होगा, लेकिन क्या होगी, टेक्निक अलग होगी। देखो यहाँ पे 6000 रुपया क्या हो गई, तो हमें उसकी मूलधन बताया होगा, और ये क्या कह दिया होगा यहाँ पे, तो ये उसकी 3 वर्ष पहले के, 3 वर्ष पहले से देखो 8%, दूसरे साल के लिए 10% हो, तीसरे साल के लिए 12% हो, और 3 वर्ष बाद उसका जो परिणाम आता है वो कितना आता है, फॉर एग्जांपल 6000 रुपीज़ आती है, तो 3000 के पहले हमें कितना होगा, सॉरी 3 वर्ष साल के पहले वो मूलधन कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, जितना 6000 दिया हुआ है। तो अब देखो 100 बटे में हमें 108 यहाँ करना है, 100 बटे में 110 और 100 बटे में 112, इस प्रकार से करके सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला है 31 नंबर का है, 8961 में से छोटी से छोटी ऐसी संख्या कौन सी घटाई जाए ताकि वो 84 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपली देखो 8961 है, उसको पहले तो हम 84 से डिवाइड कर देंगे, तो 84 से ये एक बार आएगा, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ऊपर से 84 है, सॉरी हाँ। अब देखो यहाँ पे 84 से 84 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, 6 और 1, तो 84 गुणा 6 करेंगे तो 6 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पे 2, 6 गुणा 8 करेंगे तो 48, और ये 50 आएगा। यहाँ पे देखो कितना आएगा, और 57 आएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, क्या 57 आपका आंसर आएगा। अब शेषफल जो है वो आपका आंसर नहीं होगा, तो शेषफल देखो 57 है, तो उसको एक बार 84 में से घटा के देख लेना है, वो आपका आंसर होगा। तो 84 में से घटाएंगे तो 27 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, जो भी शेषफल आए उसको हमें 84 में से घटा देना है। तो ये 27 ऐसी मिनिमम संख्या है जिसको हम इसमें जोड़ देंगे तो 84 को हम निशेष भाग सकते हैं, ठीक है। 84 से निशेष भाग सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो एक शंकु जिसका आधार और क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है एक शंकु का, देखो ये उसका आधार का क्षेत्रफल है, ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये उसका 30 वर्ग मीटर है, ठीक है। आयतन उसका दिया हुआ 500 घन मीटर। तो शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, ये उसका आयतन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, तो आपको एच फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपके आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आर की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे नहीं कि पाई आर स्क्वायर बराबर 330 वर्ग मीटर दिया हुआ है,
तो इस प्रकार से नहीं करना है। देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर बराबर जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर के बराबर होता है, वो 30 दिया हुआ है, 30 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस पूरे की कीमत में हम 30 ऐड कर देंगे, तो 1/3 उसका गुणा 30 से करेंगे मेरे दोस्त, उसका गुणा h से, और उसके बराबर कितना है, 500 है। तो यहाँ से 10 बार चला गया और h कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। तो 50 मीटर आपका आंसर होगा, जो कि आपकी शंकु की हाइट होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो 2 टेबल और 3 कुर्सी, तो सिंपली कुछ नहीं करना, 2 इक्वेशन यहाँ पे एक जनरेट हो गए। तो 2t, टेबल को t कहेंगे, कुर्सी को हम क्या कहेंगे, c कहेंगे, वो कितना है, 2000 रुपया। जबकि 3 टेबल और 2 कुर्सी, उसकी कीमत कितनी है, 2500 रुपये है। तो हमें 5 कुर्सी और 1 टेबल यानी कि t + 5c वो हमें ज्ञात करना है, वो कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली देखो कुछ नहीं करना आपको, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा किस प्रकार से सोल्व करना है। इनमें से 2 और 3, पहले t को हम निकालेंगे, तो t को निकालने के लिए इन दोनों को समान करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो क्या करना होगा, तो 2 और 3 उसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो 6 करने के लिए यहाँ पे ये पूरा जो है उसको हम किससे, 3 से गुणा करेंगे, और ये जो पूरा है उसको हम 2 से गुणा करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे 60 + 9c = 6000। दोनों साइड 3 से गुणा किया है। अब देखो यहाँ दोनों साइड 2 से गुणा करेंगे, तो 60 + 4c = 5000। ठीक है, अब घटा देंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से घटा देंगे, ये चला गया। 5c = कितना आएगा मेरे दोस्त, 1000 रुपीज़ आएगा। तो c = कितना आएगा, तो c = 200 रुपीज़ आएगा। ठीक है, कुर्सी की कीमत मिल गई, कितनी है, 200 रुपीज़। अब हमें टेबल की कीमत निकालनी है, तो टेबल की कीमत किस प्रकार से निकालेंगे, तो कोई भी एक समीकरण है तो इनमें टेबल की कीमत कुर्सी की कीमत पुट कर देंगे। जैसे कि 2t + 3c है, तो उसमें 2t हमें फाइंड करना, t हमें फाइंड करना है, कुर्सी की कीमत दी हुई 200 है, तो 200 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। और ये किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। अब देखो 2t = कितना आएगा, तो 2000 में से 600 जाएगा तो 1400 आएगा, और t कितना आएगा, 700 आएगा। ठीक है, तो अब देखो t की वैल्यू कितनी है, 700 है, तो 700 + 5 × c, 5 कुर्सी यानी कि 1000 रुपीज़। तो 500 + 1000 + 700 यानी कि एक टेबल और 5 कुर्सी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी मेरे दोस्त 1700 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 34 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार से करेंगे, देखो एक आदमी को एक नौका को 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 26 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है, और हर बार वो 1 घंटा लगाता है, यानी कि धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में उसकी स्पीड कितनी होगी। तो धारा की दिशा में देखो 1 घंटा प्रत्येक में लगाता है, यानी कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में यानी कि उसका कहने का अर्थ क्या है, देखो धारा नौका को 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, ये 13 किलोमीटर विपरीत दिशा में, सपोज करो कि धारा इस प्रकार से गति कर रही है इस दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में तो नौका किस प्रकार गति करेंगी, इस प्रकार से गति करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो स्पीड है वो कितनी है उसकी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है। और देखो दूसरा क्या है, धारा की गति यहाँ पे है, और यदि बात करें उसकी बोट की गति, वो भी इस तरफ है, तो इसमें उसको कितना, 26 किलोमीटर प्रति घंटा, वो क्या है उसकी स्पीड है। समझ में आ गया। अब देखो तो हमें धारा की गति ज्ञात करनी है, तो हमें x वो होगी, जो x होगी, सपोज करो कि x होगी वो किसकी, धारा की गति होगी, y नौका की गति होगी, x यहाँ पे धारा की गति होगी, y नौका की गति होगी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बनेगा, आप समझ देखते हैं कि देखो इस तरफ से जाएगा, ये धारा की गति है, ये नौका की गति है, ये एक दूसरे को आमने सामने से निकलेगी, तो यहाँ पे उसकी जो परिणामी गति होगी वो क्या होगा, तो x - y होगा। ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार दोनों एक साथ
धारा की दिशा में यदि हम बोट को चलाएंगे तो हमें आसानी होगी, यानी कि स्पीड हमारी धारा जितनी गति है उसकी ऐड हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि वो x प्लस वाई हो जाएगा और वो कितना है 26 है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, देखो धारा की गति ज्ञात करनी है तो हमें इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2x आएगा, y निकल जाएगा, तो 13 गुणा 6 और 3 9 और 39 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, देखो आगे देखो क्या कहाँ गलती हुई है। 13 किलोमीटर और 26 किलोमीटर, वाई किसकी गति है, बोट की गति है। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 39, ये भी तो सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो धारा की विपरीत दिशा, धारा की दिशा में चलता है नौका, 13 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलता है। तो ये तो सही है, ये भी तो सही है। हमें धारा की गति निकालनी है, तो ये 2x इज इक्वल टू तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं x है वो क्या है मेरे दोस्त, तो x है वो नाव की गति कर दीजिए और y को क्या कर दीजिए, हम धारा की गति कर देते हैं। ठीक है, x को हम नाव की गति कर देते हैं और y को धारा की गति कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो अब हमें क्या y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो y फाइंड करने के लिए हम इनमें जो इक्वेशन 2 है उनमें से एक को घटाएंगे। तो इनमें से एक को घटेंगे, x चला जाएगा, यानी कि क्या आएगा 2y इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त, 13 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो एक y यानी कि नाव धारा की गति कितनी आएगी, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आपको करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो x है उसे हम नाव की गति और धारा की गति है उसे हम क्या कह देंगे, y कह देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 7 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, देखो तो 7 वर्ष पहले फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज x और y है वो पिता की और पुत्र की करंट जो एज है वो है। ठीक है, अब देखो 7 वर्ष पहले कहा है, यानी कि उस दोनों में से 7 वर्ष घटा देंगे और उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4/1। उसी प्रकार 7 वर्ष बाद, यानी कि करंटली यहाँ पे y आएगा। ठीक है, x प्लस 7 और x माइनस 7, x प्लस 7 वो कितना है, 7 वर्ष बाद 2/1 है, तो 2/1 कर देंगे। तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि x/y हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी दो इक्वेशन मिलेंगे, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 4y माइनस 28। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से करा है मैंने। x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 14, यहाँ पे y होगा, सॉरी 2y प्लस 14। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 21, और यहाँ पे कितना आएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या, x इन दोनों को जोड़ देंगे तो y वैल्यू x निकल जाएगा, तो y की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी कि 2y इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 28, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 14। ठीक है, y 14 आ गया, तो x की वैल्यू कितना आएगी, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 28, तो 28 और 7 कितना आएगा, तो 28 और 7 35 आएगा। ठीक है, कितना आएगा मेरे दोस्त, तो ये x की वैल्यू मिल गई 35। तो अब हमें क्या x अपन y फाइंड करना है, तो 35/14। तो किस प्रकार से, देखो 7 से 5 बार चला गया, 7 से ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, तो 5/2 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 36 नंबर का क्वेश्चन है, चारों भाइयों की औसत आयु, 4 भाई है उसकी औसत आयु दी हुई है 12 वर्ष। देखो चारों भाई है उसकी औसत आयु दी हुई है 12 वर्ष। तो चारों भाई की हूँ मैं, देखो चारों भाई है, एक भाई 1 से, दूसरा भाई
भी एक्स है तो उस प्रकार से चारों भाई इस प्रकार से मैं दर्शाऊंगा, ठीक है। 4 भाई को मैं इस प्रकार से दर्शाऊंगा कि एक्स है, फॉर एग्जाम्पल एक्स चारों भाइयों की औसत आयु है, ठीक है। तो एक्स बटे में 4 वो किसके बराबर है, 12 वर्ष औसत आयु है। तो वो कितनी है मेरे दोस्त, औसत आयु इसी प्रकार से फाइंड करते हैं। ये देखो चारों भाइयों की ये टोटल आयु, उसके बटे में मैं 4 करूँगा तो उसकी औसत आयु मिल जाएगी जो कि 12 वर्ष है। अब उसकी आयु में उसकी माँ की आयु ऐड हो जाती है, यानी कि एक्स है उसमें क्या ऐड हो जाता है, वाई ऐड हो जाता है। तो 4 में से कितने आदमी हो गए, 5 हो गए। तो अब क्या होगा कि शामिल की जाए ताकि औसत आयु कुल औसत आयु यानी कि ये जो औसत आयु उसमें 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो ये किसके बराबर हो जाता है, तो इसमें 5 वर्ष की वृद्धि के बराबर हो जाता है, यानी कि ये कितना आएगा, 17 वर्ष आएगा। तो ये उसकी माँ की आयु ऐड करने से उसकी औसत कितनी मिल जाएगी, 17 ईयर्स मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, तो माँ की आयु फाइंड करनी है यानी कि वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितने के, x की टोटल आयु कितनी होगी, 12 गुना 4 करेंगे तो 48 होगी, ठीक है। तो 48 है, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखो x की वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 48 प्लस y, ये 5 को हम यहाँ पे जाने देंगे 85 आएगा। तो y इज इक्वल टू देखो 85 में से 48 घटा देंगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, 4 एकम 5, 4 एक 5 और 3 यानी कि 37 आएगा। तो 37 क्या है, उस माँ की आयु है, ठीक है। y मिल गया, ये y की वैल्यू है। तो y तो हमें माँ है, तो माँ की आयु कितनी हो गई, 37 हो गई। तो इसी प्रकार से करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक फॉर्मूला आना चाहिए, जो झड़प है यानी कि जो वेग है वो किसके बराबर होता है, अंतर बटे में समय के बराबर होता है। समझ में आ गया। वेग हमें दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतर कितना है, 100 मीटर है, समय हमें फाइंड करना है। 100 किस लिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल अंतर लगाएंगे तो अंतर किसका होगा, तो कि इंसान का अंतर। तो इंसान का अंतर ट्रेन के सापेक्ष में हम नहीं गिनते, ठीक है। यानी कि वो 100 + 0 हो जाएगा। टोटल समय यानी कि इंसान तो गति नहीं कर रहा है, यानी कि t + 0 कर देंगे। तो t इस प्रकार से ही रहने देंगे और 18 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो t कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 18 देखो 18 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये है सेकंड में है, मीटर में है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे मीटर प्रति सेकंड में जाना है। देखो किलोमीटर प्रति घंटे को यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना होगा, देखो बड़े में से हमें छोटे की तरफ जाना है तो छोटी संख्या यानी कि 5/18 से गुणना होगा। यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो यहाँ पे छोटी इकाई में से बड़ी इकाई में जाएंगे तो बड़ी संख्या से गुणेंगे यानी कि 18/5 से गुणेंगे। सिंपली हम यहाँ पे करेंगे, क्या कहा है, किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा यानी कि 5/18 से गुणा करना होगा। तो सिंपल ही करते हैं। देखो तो 18 गुणा 5/18 इज इक्वल टू 100/t, ठीक है। तो 18 से ये चला गया, t कितना आ गया, 100/5 यानी कि 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब देखो दूसरा किस प्रकार से आपको पूछ सकता है, ये भी आप ध्यान, यानी कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, तो उसको वो कितने मिनट में, कितने समय में वो पसार करेगी। यहाँ हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी हुई है, तो यहाँ पे सिंपली वेग इज इक्वल टू अंतर बटे में समय, ठीक है। वेग तो दिया हुआ है 18, अंतर में हम क्या जोड़ देंगे, तो ये दोनों का अंतर जो है, एक प्लेटफॉर्म और एक ट्रेन दोनों का अंतर जोड़ देंगे यानी कि 100 + 100 करेंगे, ठीक है। समय कितना है, समय मेरे दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन करेंगे। दूसरा देखो, दो ट्रेन यदि एक दूसरे के सामने सामने से जा रही है, आमने सामने से गई, तो यानी कि एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। अब देखो एक ट्रेन की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी, फॉर एग्जांपल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे आपको करना होगा किस प्रकार से, तो यहाँ पे वेग इज इक्वल टू अंतर बटा समय,
उस ट्रेन की लंबाई भी कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। तो हमें समय, कितने समय में वो एक दूसरे को पसार करेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेग कितना है, तो टोटल वेग कर देना है, यानी कि 25 + 18 कर देना है। अंतर, टोटल अंतर तो 100 कर देना है, ठीक है, 100 + 100, और दोनों ट्रेनों की लंबाई है यानी कि टोटल लंबाई बटे टोटल समय, तो टोटल समय तो हमें एक ही होगा, उसका टी होगा। तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तो कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को इतने समय में पसार कर लेगी। आगे बढ़ते हैं, देखो 38 नंबर का क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 366, 513 और 324 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचाता है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको उसका मसा फाइंड करना है, जीसीएफ, जिसे हम जीसीएफ कहेंगे, वो आपको फाइंड करने की ट्राई करना है, ठीक है। इसमें जीसीएफ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 3 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे 122 आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 × 7 करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, 3 एकम 3, 3 8, इस प्रकार से करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं कौन सी संख्या, देखो तो यहाँ पे 3 है, तो अब देखो ये सभी संख्या 3 से क्या है, भाज्य है, क्या है मेरे दोस्त, भाज्य है। तो 3 से भाज्य से छोटी संख्या कौन सी है, 21 है। तो 21 में से 3 चला जाएगा, तो 3 से 21 को भागेंगे तो 7 आएगा। अब देखो 7 को यहाँ से डिवाइड करना है, तो 7 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा ना वो 3 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा, और उसी प्रकार यहाँ पे 3 शेषफल आएगा, ठीक है। तो अब देखो 3 एक समान शेषफल आए, तो यही तो कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जो विभाजित करने पर, इन संख्या को विभाजित करने पर समान शेषफल आए। तो समान शेषफल आ गया, और ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि 21 हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी को 15 दिन में करते हैं। देखो ए और बी है, उस काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं मेरे दोस्त, 20 दिन में करते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में वो खत्म कर देंगे। तो वो उस काम यहाँ पे कहा है, वो जो काम करते हैं वो सबसे पहले हमें फाइंड करना है। तो वो कितना काम करेंगे, तो ये हमें सपोज करना है कि इन तीनों के एलसीएम के बराबर वो काम करते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो ये उसे 60 काम करने हैं। तो अब देखो ए और बी, इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है, यानी कि ये 60 काम प्रति दिवस, 60 क्या है, देखो वो काम करता है। देखो ये एक दिन में 12 काम करता है, तो 60 काम करना है तो वो कितने दिन में करेगा, तो 60 काम, यानी कि उसकी एक दिन की एफिशिएंसी हमें निकालनी है। वो 12 काम 12 दिन में, सॉरी यहाँ पे मैंने पहले क्या कहा था, देखो ये 12 जितना, क्या ये 12 क्या है पहले तो ये बताओ। तो एक काम को 12 दिन में करता है, यानी कि ये जो काम है उसे 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। तो एक दिन में वो कितना करेगा, तो 60/12, यानी कि वो 5 जितना काम करेगा, 5 काम प्रतिदिन। तो ये उसकी एफिशिएंसी होगी। उसी प्रकार बी प्लस सी की कितनी होगी, 60/15, यानी कि 4 काम प्रति दिवस, और ये 3 काम प्रति दिवस। समझ में आ गया। तो ये उसकी एफिशिएंसी होगी। अब इन तीनों को जोड़ देना है, तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, वो कितना होगा, 5 और 4 8, 5 और 4 9 और 3 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आएगा आपको 12 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 क्या होगी, तो इन तीनों की एफिशिएंसी होगी। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, तो इसकी एफिशिएंसी 6 मिल गई। तो ये कितने दिन में वो कार्य करेगा, यदि तीनों की एफिशिएंसी 6 है, 60 काम करना है, तो वो 10 दिन में वो कर देंगे, 60/6 कर देंगे, तो 10 दिन में वो तीनों कार्य कर देंगे। बेहद आसान है, ठीक है। एक बार समझ लेना, फिर से देख लेना ऐसा हो तो। 40 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा क्या है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती करनी पड़े। देखो 25% की वृद्धि है, कुछ नहीं करना, 25/100 + 25, उसका गुणा 100 से कर देना है, ठीक है। यदि ऐसा पूछे कि चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है,
चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है तो परिवार को खपत इस प्रकार से आपको आगे दे देगा। तो यहाँ पे देखो 25% की कमी हुई है तो सिंपली कुछ नहीं करना, 25/100 - 25 आपको कर देना है, उसका गुणा 100 से कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से करना है क्योंकि वृद्धि हुई है तो इस प्रकार से करना है। तो 25/75 उसका गुणा 100, 25 से ये 4 बार चला गया, 25 से ये 3 बार चला गया, यहाँ पे 100 + 25 125 आएगा। तो 25 से ये 5 बार चला गया, 5 से ये 5 बार चला गया और ये 20% आएगा। ठीक है, तो 20% हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गया। तो ये उसकी ट्रिक है। देखो यदि वृद्धि हुई हो तो क्या करना है, x/100 + x उसका गुणा 100 से करना है। यदि कमी हुई है या ठीक है तो x/100 - x उसका गुणा 100 से करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक रखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा पहला जो प्रश्न पेपर है उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है मैथमेटिक्स का। कल मिलेंगे, कल हम दूसरे प्रश्न पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।